Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 6 में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने से पढ़ लिया होगा। समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, पिछले बार हमने पढ़ा था प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो कि अचीव होने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग की वर्किंग प्रिंसिपल। तो आखिर एब्रेसिव जेट मशीनिंग की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, आप लोगों को एब्रेसिव पार्टिकल्स के बारे में पता होगा। एब्रेसिव पार्टिकल्स यानी क्या होता है? ये होता है मिक्सचर किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड का, या फिर बोरॉन कार्बाइड का, या फिर डायमंड डस्ट का। ठीक है, तो अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है? हमने हाई वेलोसिटी गैस, या फिर आप एयर भी यूज कर सकते हो, हाई वेलोसिटी गैस को हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ में मिक्स करते हैं। किसके साथ में? एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ में। और उसको अपन हाई वेलोसिटी से अपने वर्कपीस के ऊपर में स्ट्राइक करते हैं। वर्कपीस के ऊपर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया मैंने? हाई वेलोसिटी की गैस ले लिया, उसको इसमें से किसी भी एक एब्रेसिव पार्टिकल के साथ में उसको मिक्स कर दिया, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? सीधा का सीधा यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा हूँ। यहाँ स्ट्राइक कर रहा हूँ कहाँ पे? वर्कपीस के ऊपर। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी चीज, आप किसी भी एयर को उसमें कुछ पार्टिकल्स डाल रहे हैं और आप उसको एक वर्कपीस, एक किसी भी चीज के ऊपर स्ट्राइक करें, तो उस पर गड्ढा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना? तो इसी प्रकार का जो वर्किंग प्रिंसिपल है हम लोग इस पे यूज करते हैं, और उसका जो मटेरियल है उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अपने को, क्या क्या चीजें अपने को बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। आई होप सभी को वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल। अगर आपको बहुत हार्ड मटेरियल के लिए मशीनिंग करना है तो हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग को यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं करता वर्कपीस के सरफेस पे। ठीक है, तो इसके मेटलर्जिकल चेंजेस भी नहीं होंगे। प्रोड्यूस अ टेपर इन डीप कट्स, मतलब टेपर शेप के कट्स भी ये अच्छे से कर सकता है। दिस प्रोसेस इज यूज मेनली टू कट मटेरियल दैट आर हीट सेंसिटिव ब्रिटल। ऐसे मटेरियल जो हीट को सहन नहीं कर पाते, ऐसे जगह पे हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग यूज करेंगे। इंट्रिकेट शेप्स, मतलब आड़े टेढ़े शेप हम लोग आसानी से इसमें कट कर सकते हैं, क्योंकि आप एयर को यूज कर रहे हो। एयर को यूज करके आप लोग क्या कर रहे हो? कटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा हम लोग एब्रेसिव यूज करेंगे? जनरली हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। मैक्सिमम जगह पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। मैंने आपको चारों के नाम बताया, एक सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक है, तो ये सारे हम यूज करते हैं। जो ग्रेन का साइज है वो बहुत ही, उसमें शार्प एजेस रहने चाहिए। छोटे छोटे ग्रेन्स रहते हैं, माइक्रॉन्स में होता है। ठीक है, तो उसका जो एजेस रहते हैं वो क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं। उनका साइज कितना रहेगा? 10 से 50 माइक्रॉन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये, कि 10 से ग्रेन का साइज कितना रहेगा? तो 10 से 50 माइक्रॉन के बीच में रह सकता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है? कितने वेलोसिटी आप लोग स्ट्राइक करने वाले हो? तो 150 से 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। आपकी गाड़ी भी इतनी चलती है ना? तो 150 से 300 मीटर पर सेकेंड पे हम लोग इसको चलाते हैं। ग्रेन्स शुड नॉट बी यूज्ड एज द शार्प एजेस आर वार्म डाउन नोजल, टॉलर पार्टिकल कैन क्लॉग द नोजल। ठीक है क्या? जो ग्रेन्स हम लोगों ने एक बार यूज कर लिए, जो शार्प एजेस पे है, हम उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। नहीं तो आप क्या करोगे? चलो यार मैंने स्ट्राइक कर दिया, कुछ ग्रेन्स गिर गए हैं, उनको उठाओ फिर से डालो। ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने कोई ग्रेन को यूज कर लिया मतलब कर लिया। ठीक है, तो ये एब्रेसिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम गैस की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, मास हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट जो है वो प्रपोर्शन होना चाहिए उसके गैस प्रेशर के थ्रू। ठीक है, गैस प्रेशर टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.2 से 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीज है, कितना गैस का प्रेशर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो 0.2 से लेकर तो 1 एनएम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, कौन सी गैस हम लोग यूज करते हैं? जनरली लोग यूज किया जाता है एयर को, या फिर नाइट्रोजन को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज एयर को यूज करती है।
गैस कंपोजिशन इफेक्ट प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप, मतलब अगर गैस का कंपोजिशन आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका जो प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकता है, मतलब प्रेशर बराबर से आपको मिलेगा नहीं। अब नोजल के बारे में देख लेते हैं। सो मस्ट बी हार्ड मटेरियल टू रिड्यूस वियर बाय एब्रेसिव टंगस्टन कार्बाइड और सफायर। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल जो है एब्रेसिव, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल रहेगा नोजल का, नोजल जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड का। बहुत ज्यादा जगह पे हम लोग इसी को यूज करते हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी? ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस शुड बी अराउंड 0.05 से लेकर 0.2 mm²। अगर आपको ओरिफिस का मतलब, ओरिफिस यानी क्या, जहां से क्या होगा आपको उसको स्ट्राइक करवाना है। नोजल का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, तो ये जो छोटा सा एरिया बना है इसका साइज कितना रखेंगे हम लोग, 0.05 से लेकर 0.2 mm² का। ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाता है वो। और दिस कैन बी राउंड और रेक्टेंगुलर शेप, तो आपको जिस हिसाब से कटिंग करनी है, अगर आपको राउंड कटिंग रखनी है तो आप राउंड ओरिफिस रखेंगे, रेक्टेंगुलर कटिंग रखनी है तो आप रेक्टेंगुलर रखेंगे। तो दो तरीके की हम लोग ओरिफिस यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। हेड कैन बी स्ट्रेट एंड एट राइट एंगल। अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो आपके मशीनिंग का जो हेड रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा और राइट एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री पे। आप उसको आड़ा टेढ़ा इस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसके हेड को हमेशा सीधा ही रखना है नोजल के। अब आपको नोजल अगर समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कभी गाड़ी सर्विसिंग करने के लिए गए हो, गाड़ी आपकी जब धुलती है तो जिस हिसाब से वो पानी मारता है वो कहां से जाता है, आपका पानी नोजल के थ्रू जाता है ना। तो उसी प्रकार का ये नोजल होता है, लेकिन इसका जो शेप रहेगा, सामने का जो शेप रहेगा वो बहुत 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 ही छोटा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी अच्छी आपको कटिंग मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ चलते हैं। आई होप जितना मैंने आपको बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लगता है गैस सप्लाई। ठीक है, तो गैस सप्लाई हम लोग यूज करेंगे। अब वो जो गैस जाएंगी वो थोड़ी सी खराब भी हो सकते, तो इसलिए हम लोग उसको साफ करने के लिए फिल्टर लगा दिए। उसका प्रेशर भी अपने को मेंटेन करना है, तो इसलिए हमने प्रेशर रेगुलेटर लगा दिया। एक पाउडर सप्लाई, मतलब अब जो एब्रेसिव जेट है उसको अपने को सप्लाई करना है। ठीक है, अब गैस के साथ उसको मिक्स भी करना है, तो इसीलिए हम लोग पाउडर सप्लाई और मिक्सचर दोनों इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कैसे करेंगे, तो उसको मिक्स करने के लिए हम लोग वाइब्रेटर लगा देंगे। ठीक है, अब इस चीज को हमें नोजल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक फूड कंट्रोल वाल्व, जिसको हम लोग फूड से आपके पैरों से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या लगेगा, एक नोजल लगेगा। ठीक है, तो इतनी हमें रिक्वायरमेंट है इस मशीनिंग प्रोसेस को करने के लिए। ये समझ में आ गया आपको कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको वर्किंग बताता हूं। वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गैस सप्लाई को ऑन कर देंगे। ठीक है, गैस सप्लाई को ऑन किया, फिल्टर क्या करेगा, उस गैस को क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम उसका प्रेशर गिन लेंगे प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। आपको रिक्वायर्ड प्रेशर आप उसमें से गिन लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू जो हमारी गैस है ये कहा जाएंगी, पाउडर सप्लाई एंड मिक्सचर में जाएगी। ठीक है, अब ये गैस के साथ में क्या होगा, ये पाउडर सप्लाई क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वाइब्रेटर का यूज करेंगे। वाइब्रेटर का काम क्या होता है बेटा, वाइब्रेटर का काम होता है वाइब्रेट करना। ठीक है, तो हम ये क्या करेगा, उस मिक्सचर को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, आपका पाउडर और गैस दोनों भी अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये मिक्स हो गया तो ये जो फूड कंट्रोल वाले, ये फूड कंट्रोलर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग खोल देंगे, तो ये जो मिक्सचर है ये हाई वेलोसिटी के साथ कहां पे जाएगा, आपके नोजल की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है उतने के टाइम तक आपने फूड कंट्रोलर ओपन कर दिया और ये कहां पे जाएगा, आपके नोजल में जाएगा। मैंने आपको बताया था नोजल का एरिया जो है सामने का, ये जो सामने का एरिया है इसको बोलते हैं ओरिफिस। ये ओरिफिस जो है बहुत छोटा रहता, 0.05 माइक्रोन तक के रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये एब्रेसिव जेट क्या होगा, यहां से स्ट्राइक करेगा। किसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, हमें इसको 90 डिग्री पे रखना है। तो स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ पे क्या होगी, वर्कपीस पे कटिंग होगी। यहाँ पे वर्कपीस पे क्या होगी, कटिंग होगी, मतलब आपको जहां जहां से मेटल रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पे कटिंग होती है। ठीक है, मतलब मेटल रिमूव किया जाता है। अब मुझे बताओ, इतनी वेलोसिटी से अगर आप एयर को स्ट्राइक करते हो या फिर किसी भी गैस को स्ट्राइक करते हो, तो उसके जो पार्टिकल्स है, वर्कपीस के जो पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ने का क्या हो सकता है, जो इसको यूज कर रहा है उसकी आंखों में जा सकता है, उसके चेहरे पे आ सकता है।
इसकी वजह से क्या होगा, मतलब आपको क्या हो सकता है, मतलब कुछ रिएक्शन हो सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कवरिंग लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हुड। क्या बोलते हैं इसको, हुड बोलते हैं। ठीक है, तो वो हुड क्या करता है, उस जितना भी सप्लाई हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा का निकल रहा है कचरा, उसको क्या करता है, वो रोक देता है और एक जगह पे जमा कर देता है। और जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है वो क्या होती है, इस एग्जॉस्ट के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एब्रेसिव जेट मशीनिंग काम करता है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से काम करता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, होल्स हो रहे हैं। किसके मदद से हो रहे हैं, देखो यहाँ से गैस निकल रही है ना, इस गैस की मदद से और एब्रेसिव जेट की मदद से यहाँ पे क्या हो रही है, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। और देखो यहाँ पे नोजल को किस एंगल पे रखा गया है, 90 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है, तो हाई सरफेस फिनिश आपको मिलती है, डेप्थ ऑफ डैमेज इज लो, मतलब डैमेज जो है हमारा बहुत ही कम हो जाता है। इट प्रोवाइड्स कूल कटिंग एक्शन फॉर ग्लास एंड सिरेमिक, सो इट कैन बी मशीन डेलिकेट एट हाई सेंसिटिव हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ग्लास और सिरेमिक जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल है, अगर आप इनको ज्यादा गर्म करते हो तो क्या होगा, वो टूट भी सकता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम चैटर एंड वाइब्रेशन एज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड द वर्कपीस। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टूल और वर्कपीस के बीच में हम लोग एक गैप मेंटेन करते हैं। आपने अभी वीडियो में भी देखा है, ठीक है, तो टूल और वर्कपीस दोनों भी एक साथ में कभी कांटेक्ट में है क्या, नहीं, थोड़ा सा उसमें गैप रहता है। उस गैप से क्या होता है, वो आपका जो एब्रेसिव जेट है वो क्या होता है, उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। अब मेरे को बताओ कि ये दोनों भी कभी मिलेंगे ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो आपके टूल में या फिर वर्कपीस पे कोई खराबी आएगी क्या, नहीं आएगी। आपके टूल में कोई वाइब्रेशन क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। द एब्रेसिव मशीनिंग द कैपिटल कॉस्ट इज वेरी लो एंड इजी टू ऑपरेट, तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। डिसएडवांटेज क्या है इसका वाला, लेस कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस ड्यू टू लो मटेरियल रिमूव रेट। तो देखो इसका जो मटेरियल रिमूव रेट है ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। While machining soft material abrasive jet material embedded with the which decrease the surface finish, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर एब्रेसिव जेट मशीनिंग यूज करते हो तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जेट का स्पीड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। The accuracy of cutting is disturbed by the tapering of hole due to unavoidable vibration of the abrasive jet, तो एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी अगर उसमें वाइब्रेशन आ गया जेट में तो क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, खराब हो सकती है। स्ट्रे कटिंग के टाइम पे एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी खराब होती है, ठीक है। डस्ट कलेक्शन सिस्टम इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड हेल हैजार्ड, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी देयर। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो डस्ट निकल रहा है उसको हमें एक जगह पे कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और हमें उसको भी संभाल के रखना है। तो ये एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है इसको यूज करते समय, ठीक है। और जो नोजल की लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, उसको हम लोग मेंटेन करके हमेशा उसको सर्विसिंग करते रहना पड़ता है। ओके, एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर माइक्रो मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है ये। इट इज यूज फॉर फाइन ड्रिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जो हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटालिक मोल्ड्स एंड कैविटीज, ठीक है, सरफेस कोरोजन नहीं होगा, पेंट, ग्लूज एंड अदर सिरेमिक्स हो सबको हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। डिबरिंग ऑफ सर्जिकल नीडल्स एंड हाइड्रोलिक वॉल्स, नायलॉन, टेफ्लॉन, डर्लिंग, ठीक है, तो सर्जिकल नीडल्स बनाने के लिए वॉल्स, नायलॉन, टेफ्लॉन, इन सब के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एनग्रेविंग ऑन ग्लास यूजिंग रबर और मेटालिक मास्क, ठीक है, तो जो ग्लास रबर होते हैं ये सब भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या आउटकम रहे, आज हमने पढ़ा एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में, हम वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन सब कुछ हमने इसमें से पढ़ा, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है आपका एमएसबीटी, तो पूछेगा चलिए बताइए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस का, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के प्रोसेस का आप वर्किंग प्रिंसिपल बताइए कि गैस के साथ में हम लोग एब्रेसिव जेट को यूज कर रहे हैं, उसको स्पाइक करेंगे ऐसा वैसा,
ठीक है, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ये सारे में हम लोग सेम ही रखे, ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।